नमस्कार आप सभी को क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 55 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक का बटन दबा देना। साथ में अपने विचार कमेंट में लिखना मत भूलना। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखना। खैर, आज की कहानी है एक लड़के और एक लड़की की। उन दोनों के बीच में जाति का अंतर था, एक हिंदू एक मुस्लिम। स्टेटस का काफ़ी ज़्यादा अंतर था, उम्र का भी ठीक ठाक अंतर था। एक कहाँ महल में रहती थी वो लड़का, कहाँ पर स्लम एरिया में रहता था। एक कहाँ पर करोड़पति, एक कहाँ पर दूसरी तरफ गरीब। इतना सब कुछ अंतर होने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। CBI to launch a fresh investigation into the death of 30-year-old graphics designer Rizwanur Rehman. Graphic designer whose mysterious death has sparked off a controversy. अमीर बिजनेसमैन की बेटी, दूसरी तरफ साधारण सी आमदनी वाले परिवार का बेटा था। कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले में CBI जांच के आदेश दिए हैं। A massive row erupted in West Bengal. Investigating officer in the Rizwanur Rehman case. ये कहानी है वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी कोलकाता की। रिजवानुर रहमान नाम का एक लड़का, लोअर मिडिल क्लास लड़का, जिसकी उम्र थी तकरीबन 30 साल। वो एक कंप्यूटर ग्राफिक ट्रेनर के तौर पर कॉलेज के अंदर पढ़ाया करता था। और जिस कॉलेज के अंदर रहमान पढ़ाया करता था उस कॉलेज के अंदर प्रियंका टोडी नाम की एक लड़की भी पढ़ा करती थी। प्रियंका टोडी की उम्र थी तकरीबन 23 साल उस वक्त की बात है। लेकिन प्रियंका एक बहुत ही बड़े घराने से आती थी। प्रियंका के पिताजी अशोक टोडी, वो लक्स कोजी कितनी बड़ी कंपनी है उस कंपनी के मालिक थे। करोड़ों का इनका बिजनेस था। तो धन दौलत, पैसे, शोहरत, किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी प्रियंका के घर बार में। अब प्रियंका अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद में कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेती है और कंप्यूटर ग्राफिक्स वो सीखने लग जाती है। अच्छा, उसको रहमान ही वो शख्स था जो कंप्यूटर ग्राफिक्स की ये पढ़ाई करवा रहा था। अब किसी तरह से रहमान और प्रियंका की दोस्ती हो जाती है। थोड़े दिनों बाद ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है और उसके बाद में रहमान और प्रियंका दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि अब वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे और वो एक दूसरे से शादी करेंगे। लेकिन प्रियंका को पता था कि उसके घर वाले इस शादी की इजाज़त उसको कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि इन दोनों के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। और ऊपर से वो लड़का था मुस्लिम और प्रियंका थी हिंदू। तो इंटरकास्ट मैरिज करने की परमिशन तो उसके घर वाले उसको कभी भी नहीं देंगे। तो प्रियंका और रहमान दोनों 8 अगस्त 2007 को अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ, कुछ कॉलेज के कलीग्स के साथ पहुंच जाते हैं कोर्ट। और वहां पर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर वो दोनों एक दूसरे से कोर्ट के अंदर शादी कर लेते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट तब लागू होता है जब हस्बैंड किसी दूसरी जाति से होता है और वाइफ किसी दूसरी जाति से होती है। यहाँ पर प्रियंका हिंदू थी और रहमान मुस्लिम था, तो दोनों की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हो जाती है। कोर्ट के अंदर जो इनके दोस्त से, इनके क्लोज फ्रेंड्स थे, उनको विटनेस बनाकर ये शादी होती है। शादी होने के बाद में अब रहमान चला जाता है कॉलेज बच्चों को पढ़ाने, यूजुअल क्लासेस लेने, और प्रियंका चली जाती है अपने घर, अपने परिवार के पास। अभी तक शादी के बारे में केवल इन दोनों को पता था और उन दोस्तों को पता था। इनके अलावा परिवार में से किसी को भी शादी के बारे में भनक तक नहीं लगी। किसी को भी नहीं पता था कि प्रियंका और रहमान की शादी हो चुकी है। दोनों ने बात को छिपा रखा था और बात सक्सेसफुली छिप भी रही थी, किसी को पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब रहमान को पता था कि ये बात हम ज्यादा दिनों तक नहीं छुपा सकते हैं। एक न एक दिन तो इस बात को सामने आना ही पड़ेगा, तब जाकर ही वो एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। अगर ये बात किसी के सामने आएगी ही नहीं तो वो साथ कैसे रह पाएंगे। तो अगस्त के एंड के अंदर रहमान अपने परिवार, अपने भाई, अपने माता पिता को बताता है कि मैंने प्रियंका से शादी कर ली है। उनको वो बता देता है। अच्छा, ये बताने के बाद में कि मैंने प्रियंका से शादी कर ली है, कुछ दिनों बाद में रहमान प्रियंका को अपने घर ले आता है। प्रियंका अपने आलीशान महल को छोड़कर अब रहमान के साथ एक गरीब से वर्किंग क्लास घर के अंदर आ गई थी। और वो अपने साथ अपने कुछ कपड़े लेकर आई थी, कुछ फोटोज थी, कुछ एल्बम थे, कुछ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, और ये थोड़ा बहुत सामान लेकर वो घर आ गई थी रहमान के। अब रहमान के घर वालों को पता था। दूसरी तरफ जब प्रियंका घर छोड़कर आई तब प्रियंका के घर वालों को भी पता चल गया कि प्रियंका ने ऐसा ऐसा सब कुछ कर लिया है, प्रियंका ने शादी वगैरह कर ली है। अब जब प्रियंका के घर वालों को शादी के बारे में पता चला, वो भी एक मुस्लिम लड़के से, एक वर्किंग क्लास के लड़के से, तो वो उनका बहुत ज्यादा गुस्सा फटा। तो तुरंत वो उसी दिन रहमान के घर का एड्रेस निकालते हैं कैसे तैसे जुगाड़ कर और बाद में अशोक टोडी खुद रहमान के घर पहुंचते हैं। रहमान के घर पहुंचने के बाद में सबसे पहले तो वो प्रियंका के सामने प्रियंका से थोड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा वापस चलो, बेटा वापस चलो। लेकिन प्रियंका वापस जाने को तैयार नहीं थी। वो कह रही थी मैं तो रहमान
के साथ ही रहूंगी और मैंने इसे शादी कर ली है। जब प्रियंका रिक्वेस्ट करने से नहीं मान रही थी तो उसके पिता को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। पारा चढ़ने लगा था अशोक टोडी का। एक एग्जैक्ट लाइन अशोक टोडी ने बोली थी कि मेरा दामाद किसी मुसलमान को नहीं बना सकता। ये एग्जैक्ट लाइन उन्होंने बोली थी। इसके बाद में वो गुस्सा कर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो कुछ लोग भी उनके साथ आए थे, अशोक टोडी अकेला नहीं आया था ऑफ कोर्स। तो अब वो इतने सारे लोग रहमान के घर आए थे और इतना गुस्सा कर वापस गए हैं। तो प्रियंका और रहमान दोनों समझ गए थे कि सीधा साधा सब कुछ भी नहीं होने वाला है, उनके सामने बहुत सारी मुसीबतें आने वाली हैं। तो प्रियंका और रहमान दोनों वहाँ के एक लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर वो पुलिस वालों को सारी बात बताते हैं कि देखो सर, मैं हूँ एक मुसलमान और ये है एक हिंदू। अपना परिचय देते हैं। हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी की है, लेकिन अब इसके घर वाले ये शादी के लिए इनकार कर रहे हैं, शादी को तोड़ने के लिए हमको मजबूर कर रहे हैं, प्रियंका को उसके घर वापस ले जा रहे हैं। ऐसा सब कुछ लिखकर एक एप्लीकेशन उन्होंने बाकायदा पुलिस स्टेशन के अंदर दे दी। अब कानून के अनुसार देखा जाए तो प्रियंका और रहमान दोनों ने कुछ गलत नहीं किया था। जो कुछ भी किया था कानून के दायरे में रहकर किया था। पुलिस को यहाँ पर कानून का पालन करना चाहिए था। जैसा कानून होता है वैसा पुलिस को करना चाहिए था, लेकिन पुलिस यहाँ पर उल्टा रहमान को ही समझाती है। उस वक्त के वहाँ के डीसीपी अजय कुमार वो रहमान को बोलते हैं कि देखो बेटा, प्रियंका को तुम उसके घर छोड़कर आ जाओ 1 महीने के लिए। अगर तुम प्रियंका को उसके घर नहीं छोड़कर आओगे तब हम तुम्हें किसी न किसी झूठे मामले में फंसाकर जेल में डाल देंगे। ऐसी सीधी धमकी दी रहमान को। इतनी डीसीपी से धमकी खाने के बाद भी रहमान नहीं डरता है। वो प्रियंका को अपने साथ ही अपने घर में रखता है और प्रियंका भी राजी थी उसके साथ उसके घर में रहने के लिए। प्रियंका के साथ भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी और प्रियंका ने ऐसा बाकायदा एप्लीकेशन में लिखा था कि मैंने मेरी मर्जी से शादी की है, बिल्कुल भी मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। तो प्रियंका और रहमान दोनों घर के अंदर एक साथ रह रहे थे। कुछ दिन बीतते हैं, आराम से तो बिल्कुल भी नहीं बीते कुछ दिन। इस बीच उनको कई सारी अलग अलग धमकियां मिलती रही, लेकिन फिर भी उन दोनों ने हार नहीं मानी और वो सारी मुसीबतों का सामना करते हुए दोनों एक साथ रह रहे थे। अब जब कोई भी चाल काम नहीं आ रही थी या फिर कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था, तब प्रियंका के घर वाले अशोक टोडी का भाई अनिल टोडी वो एक प्लान बनाते हैं। वो एक रोज जाते हैं प्रियंका के पास रहमान के घर। प्रियंका को बोलते हैं कि देखो बेटा, तेरे पिताजी अशोक टोडी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनकी इच्छा है कि वो तुम्हें एक बार देख लें, तुमसे एक बार वो मिलना चाहते हैं, तुमको देखना चाहते हैं, तुमसे बातें करना चाहते हैं। अब पिता की तबीयत खराब है, पिता बीमार है, तब ये देखकर प्रियंका भी पिघल जाती है। तो प्रियंका अनिल टोडी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। साथ में अनिल टोडी जब रहमान के घर आए थे तब वो अपने साथ एक बॉन्ड लेकर आए थे और उस बॉन्ड के अंदर लिखा हुआ था कि हम प्रियंका को 1 हफ्ते के लिए ले जा रहे हैं और 1 हफ्ते बाद में हम प्रियंका को वापस रहमान के घर छोड़ जाएंगे और उस पर बाकायदा साइन भी किए हुए थे। अब बॉन्ड भी लेकर आ गई। प्रियंका का भी मन हो रहा है जाने का, अपने पिता से मिलने का। तो रहमान भी कह देता है कि प्रियंका चलो ठीक है, तुम जाकर आ जाओ। प्रियंका अपने घर जाती है, लेकिन वो जैसे ही अपने घर के अंदर जाती है, कोई उसका पिता बीमार नहीं था, ये सारा एक प्लान था, वहां पर उसको पता चलता है और प्रियंका का तुरंत घर में घुसते ही मोबाइल छीन लिया जाता है और एक कमरे में उसको नजरबंद कर दिया जाता है। प्रियंका को उसके ही घर में वो कैद कर देते हैं। इसके बाद में हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन प्रियंका वापस नहीं जाती है रहमान के पास, ना ही रहमान की प्रियंका से बातें हो रही थी। फिर एक रोज अचानक से प्रियंका की एक फोन हत्थे लग जाता है। जैसे ही प्रियंका को वो फोन मिलता है, प्रियंका तुरंत रहमान का नंबर डायल करती है और रहमान को फोन करती है। वो रहमान को बोलती है कि देखो, मुझे चाहे से 1 हफ्ता लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे, कितना भी टाइम लगे, तुम मुझे कभी भूलना मत, मैं एक दिन लौट कर जरूर आऊंगी। रहमान को प्रियंका बोलती है फोन पर। रहमान भी बोलता है कि मैं तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार करूंगा। अब ये रहमान और प्रियंका के बीच में आखिरी बार बात हुई थी। इसके बाद में कभी भी रहमान और प्रियंका की बात नहीं हुई, क्योंकि प्रियंका का कोई डायरेक्ट नंबर नहीं था और जब भी रहमान उसके घर के नंबर पर फोन करता तब कोई भी बात नहीं करवाता प्रियंका से। अब हफ्ते गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं। जब लगभग महीना गुजर गया था तब रहमान वो बॉन्ड लेकर पुलिस के पास जाता है पुलिस की मदद मांगने। लेकिन अशोक टोडी बहुत उस इलाके में पावरफुल आदमी था, उसका नाम था, सबसे बड़ी बात उसके पास बहुत सारा पैसा था। तो पुलिस सारी की सारी अशोक टोडी की थी। पुलिस के पास जाता है, वो पुलिस को सारी बात बताता है, लेकिन उसको पुलिस से कोई भी मदद नहीं मिलती है। पुलिस उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देती है। अब पुलिस से मदद नहीं मिल रही तो रहमान का प्लान था आगे कोर्ट में जाने का, कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का। लेकिन कोर्ट जाने से पहले वो एक दिन एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स को एक लेटर लिखता है। उस लेटर के अंदर रहमान लिखता है कि मैं भारत का एक जिम्मेदार और ईमानदार नागरिक हूँ। मैंने हमेशा संविधान की इज्जत की है और एक बालिग होने के नाते कानून के रास्ते जाकर मैंने एक दूसरे से, मेरी पत्नी से शादी की थी। तो प्लीज़ आप मुझे मेरी बीवी से
मिलवाने में मदद कीजिए। ये लेटर उसने 19 सितंबर 2007 को एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स को ये लेटर लिखा था। 19 तारीख को ये लेटर लिखा था और उसके 2 दिन बाद में 21 सितंबर 2007 को पट्टीपुकेर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर उस रेलवे स्टेशन के थोड़ा दूर ट्रैक्स के बाजू में रहमान की बॉडी मिलती है। रहमान के सर के पीछे एक भारी चोट लगी हुई थी, बाकी की उसकी पूरी बॉडी क्लीन थी, कहीं पर भी कोई निशान नहीं था, कहीं पर से भी कोई गंदी नहीं थी कपड़े वगैरह। और जब बॉडी मिली थी रहमान की तब उसके हाथ दोनों फोल्ड करके उसके सीने पर रखे गए थे, जैसा कि किसी ने हाथ रखे हों। जहाँ से रहमान की बॉडी मिली थी वहाँ से कुछ ही दूरी पर थे प्रियंका के घर। प्रियंका के घर वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थे, उस ट्रैक से ज़्यादा दूर नहीं थे। अब पुलिस को इस बारे में सूचित किया जाता है। पुलिस मौके के ऊपर पहुँचती है, बॉडी को एम्बुलेंस में डालती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस ये डिक्लेयर कर देती है कि ये एक हत्या का मामला है। पोस्टमार्टम की बाकी की सभी रिपोर्ट आने से पहले ही अपना डिसीजन फाइनल कर दिया उन्होंने कि ये मामला है। अब ये मामला कि हिंदू मुस्लिम लड़के एक दूसरे से शादी कर रही हैं, फिर परिवारों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, ये मामला थोड़ा बहुत मीडिया के अंदर था, थोड़ी बहुत इसको लेकर चर्चाएं हो रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा गर्म नहीं था। लेकिन रहमान की बॉडी मिलने के बाद में ये मामला बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। न्यूज़पेपर में इसी केस के बारे में बातें हो रही थी, मीडिया के अंदर भी इसी के बारे में बातें हो रही थी। उसके बाद में रहमान का परिवार भी सामने आता है, रहमान की माँ सामने आती है, वो बयान देती है कि नहीं, मेरे बेटे ने खुदकुशी नहीं की है, ये जो भी किया दरा है ये किया दरा है अशोक टोडी का। अशोक टोडी मेरे बेटे को पिछले काफ़ी टाइम से धमकियां पर धमकियां दे रहा था और जो भी ये किया है उसका जिम्मेदार वही है। अब उस वक्त मीडिया भी काफ़ी सवाल जवाब कर रही थी, तो वहाँ के उस वक्त के पुलिस कमिश्नर परशुमे मुखर्जी वो मीडिया के सामने एक स्टेटमेंट देते हैं। उस स्टेटमेंट के अंदर वो ये कहते हैं कि एक लड़की जिसको उसके घर वालों ने 23 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, उसको पढ़ाया लिखाया, और फिर एक रोज़ अचानक से वो किसी और के साथ चली जाती है अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने, अपनी पूरी ज़िंदगी उसी के साथ वो रहेगी। तो ये बात अचानक से जब माता पिता को पता चलती है तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उनको बहुत ज़्यादा झटका लगता है। उनकी मर्जी के खिलाफ अगर वो किसी और के पास जाएगी तो उनको कैसे मंजूर होगा ये सब। और इस मामले में पुलिस को उनके माँ बाप की मदद करनी चाहिए। और ये स्टेटमेंट जब मीडिया के अंदर आई तब लोगों के अंदर हो हल्ला मच गया। लोग कहने लगे कि पुलिस का काम होता है कानून का पालन करना, कानून के दायरे में रहकर सब कुछ करना, और कानून यहाँ पर ये था कि दोनों ने कानून के तहत शादी की थी तो दोनों को साथ रहने का हक था, और पुलिस कह रही है कि नहीं था। तो ऐसे करके बहुत सारे दंगे वहाँ पर भड़कने लगे। अब दंगे हो रहे थे तो इसी बीच एक रूमर भी फैल गया कि पुलिस जो है रहमान की बॉडी को वहाँ से मोर्चरी से गायब करना चाहती है ताकि आगे उसके ऊपर कोई भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट या फिर कोई भी उसकी ऑटोप्सी वगैरह ना हो, क्योंकि अगर ऑटोप्सी होगी तो असल वजह सामने आ जाएगी। तो पुलिस इसलिए बॉडी को वहाँ से हटा रही है। ये जब पता चला तो और भी ज़्यादा दंगे भड़क गए, कई गाड़ियों को आग लगा दी गई, कई पुलिस के कर्मचारी भी घायल हो गए। अब सिचुएशन जब आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी तब उस वक्त वहाँ के सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य, इन्होंने सबसे पहले तो जो कमिश्नर थे जिन्होंने पूरा बयान दिया था, जिनके बयान के बाद में सारा सब कुछ दंगे शुरू हुए थे, दंगे इतने ज़्यादा हुए थे, सबसे पहले तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद में इस केस को सीबीआई को उन्होंने कहा कि अब इसके आगे की जांच सीबीआई करेगी, सीबीआई को केस हमने सौंप दिया है। तब जाकर थोड़ा सा मामला कंट्रोल में आया, और ये मामला सीबीआई में जाने से पहले ही हाई कोर्ट तक जा चुका था और हाई कोर्ट के अंदर केस भी चल रहा था। कोर्ट के अंदर रहमान की मां का कहना था कि रहमान की हत्या अशोक टोडी ने की है, लेकिन दूसरी तरफ अशोक टोडी रहमान को जानने से मना कर रहे थे, इनकी शादी को जानने से मना कर रहे थे। अच्छा, इसी दौरान प्रियंका एक लेटर लिखती है और वकील के जरिए वो लेटर पहुंचाती है रहमान की मां के पास, और उस लेटर के अंदर प्रियंका ने लिखा था कि मेरे कुछ कपड़े हैं, कुछ फोटोज, कुछ एल्बम्स और कुछ मेरे सर्टिफिकेट्स पड़े हैं, तो वो आप कृपया मुझे मेरे सारे सामान वापस दे दीजिए। अब ये लेटर पढ़कर रहमान की मां बोलती हैं कि मुझे लगा था प्रियंका तुम वापस आओगी और हमारे दुख के अंदर शामिल होगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। ये सामान खैर तुम्हारा है, ये सामान तुम ले जा सकती हो, लेकिन ये सामान मैं किसी भी वकील के हाथ से नहीं दूंगी। अगर तुमको ये सामान लेना है तो तुम खुद आओ और खुद आकर इस सामान को ले जाओ, लेकिन तुम हमारे साथ दुख में शामिल नहीं हुई। इस बात का मुझे बेहद बुरा लगा और मैंने ये आशा नहीं की थी। इसके बाद में वो सामान वगैरह लेने आ जाती हैं, खैर दूसरी बात है। लेकिन कोर्ट के अंदर भी प्रियंका ने एक बयान दिया था, और उस कोर्ट के बयान के अनुसार रहमान की मौत के जिम्मेदार उसके भाई और उसके कुछ वहाँ के लोकल दूसरे लोग थे, उन सभी ने मिलकर रहमान की हत्या की है, ना कि अशोक टोडी
और उसके पूरे परिवार ने की है। तो यहाँ पर प्रियंका ने अशोक टोडी और उसके पूरे परिवार को एकदम ग्रीन चिट दे दी थी, उनको क्लियर कर दिया था। अब सीबीआई केस के अंदर आती है। सीबीआई भी अपनी जांच शुरू करती है। रहमान की मौत को खुद दोषी मानते हुए इस केस की जांच शुरू करती है और इसमें दोषी मानती है रहमान के भाई और वहाँ के कुछ उन्हीं लोकल लोगों को। लेकिन तब एक मोड़ आता है केस के अंदर। वो मोड़ ये था कि रहमान के कंप्यूटर से सीबीआई को एक लेटर बरामद होता है। वो लेटर हैंड रिटन नहीं था, कंप्यूटर के अंदर नोटपैड के अंदर टाइप किया गया था। अच्छा, वो लेटर 18 सितंबर को रात के 8 बजे लिखा गया था, टाइप किया गया था और वो डिलीट भी कर दिया गया था किसी और के द्वारा बाद में, किसी और टाइम पर, किसी और दिन। लेकिन सीबीआई ने बाद में उस डिलीट किए हुए नोटपैड के फाइल को वापस रिकवर किया और बाद में दावा किया कि ये सब कुछ लिखा हुआ है रहमान के द्वारा। एक तरह से रहमान का लास्ट नोट जो हम कहते हैं वो नोट है। उस नोट के अंदर सबसे पहले तो कुछ लोगों के नाम लिखे हुए थे, कुछ बड़े आला अफसर, कुछ बड़े बड़े विधायक और भी कई बड़े लोग, और लिखा था कि ये सब हैं मेरी मौत के जिम्मेदार। हालांकि मैं अशोक टोडी को माफ कर देता हूँ क्योंकि वो मेरे पिता है, मेरे ससुर हैं। इसके बाद में मैं ये दुनिया हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। हम सिर्फ कहे जाने वाले एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं और मैंने पिछले 20 दिनों में प्रशासन का असली चेहरा देखा है। आम लोगों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं है और मुझे पता है अगर मैं कोर्ट में केस लड़ता तो शायद मैं केस जीत भी जाता, लेकिन बाद में प्रियंका के घर वाले मेरी जिंदगी बर्बाद कर देते। मुझे कभी चैन से प्रियंका के साथ वो रहने नहीं देते। अब यहाँ से इस लेटर के बाद में एक नया ही एंगल सामने आता है, आत्महत्या का एंगल सामने आता है। अच्छा, अब इसके बाद में एक और आई विटनेस सामने आता है और उसी ने सबसे पहली बार रहमान की बॉडी को देखा था ट्रैक्स के पास। उसका नाम था अरिंदम मनन। अरिंदम मनन वो एक रेलवे के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर थे और इन्होंने ही सबसे पहले देखा था रहमान को ट्रैक के पास, रेलवे ट्रैक के पास। अब उनके बयान के अनुसार बाद में उनका दूसरा बयान आया। उन्होंने सीबीआई को कहा कि मैंने रहमान की बॉडी को ट्रैक पर तब देखा था जब मैं ड्राइव करके वहां से गुजर रहा था। जब मैं ड्राइव करके गुजर रहा था तब मैंने रहमान की बॉडी को देखा और मैं वहां पर पहुंच गया। मैंने रहमान को ट्रेन के सामने कूदते या फिर वहां पर ट्रैक के ऊपर खुद लेटते हुए, ऐसा सब कुछ अपने आप करते हुए नहीं देखा। मैंने देखा था उसको तब वो खत्म हो चुका था और उसके हाथ दोनों यहाँ पर सीने पर थे, बॉडी के ऊपर और भी कोई खरोच नहीं थी सिवाय सर के ऊपर एक चोट थी। सब इंस्पेक्टर अरिंदम मनन ने 21 सितंबर को बॉडी देखी थी और उसके करीब 1.5 साल बाद में 11 फरवरी 2009 को उनकी भी बॉडी ट्रैक के पास मिलती है। और रहमान की बॉडी एकदम सही सलामत थी, लेकिन इनकी बॉडी सही सलामत नहीं थी। बॉडी का मतलब ऐसा लग रहा था टॉर्चर किया गया है, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हद तक टॉर्चर किया गया है, फिर ख़त्म किया गया है। तो ये भी कहीं से भी आत्महत्या का मामला नहीं लग रहा था, लेकिन पुलिस ने फिर से यही कह दिया कि ये भी एक आत्महत्या का मामला है और इस केस को भी नीचे दबा दिया। अब इसके बाद में आज कितने साल बीत गए हैं। 2007 में ये घटना शुरू हुई थी और आज चल रहा है 2022 भी खत्म होने वाला है, लेकिन ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। रहमान के घर वाले अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनके बेटे का इंसाफ उनको मिलेगा, उनके बेटे के कातिलों को सजा मिलेगी या फिर जो भी सच है केस का वो सामने आएगा, लेकिन कुछ भी अभी तक फाइनल कंक्लूजन कोर्ट की तरफ से नहीं आया है। केस अभी भी कोर्ट के अंदर है। यही थी दोस्तों आज की प्रियंका और रहमान की कहानी। कैसी लगी आपको, अपने विचार जरूर कमेंट में बताना और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।